मनुष्य बुद्धि संपन्न प्राणी है। वो जब मनुष्य अपनी सचेतावस्था में आता है तभी से जिज्ञासा उसका अभिन्न अंग रहती है। अगर हम छोटे बच्चे को भी देखें तो वो भी बहुत जिज्ञासु होता है प्रत्येक चीज़ को लेकर। और इसी जिज्ञासा से प्रेरित होकर मनुष्य जब बड़ा हो जाता है तो इस संसार के चराचर प्रकृति और अपनी प्रकृति के अंत्य बाहरी रहस्यों को जानने की इच्छा रखता है। और ये जो इच्छा है जानने की, इसी से प्रेरित होकर वह चीज़ों को जानकर अपने ज्ञान में लगातार वृद्धि करता रहता है। और यही जो जिज्ञासा है वह आधुनिक जो शोध है उसका मूल बीज है। तो अगर हम कहें कि अनुसंधान का जो मूल बीज है वो जिज्ञासा है। बिना जिज्ञासा के अनुसंधान संभव है ही नहीं। अगर हम बात करें प्रगति ऐतिहासिक काल से ही मनुष्य जो है वो भोजन, जल और अपनी मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए प्रकृति से दम तोड़ संघर्ष करता आ रहा है। इसमें उसे आशातीत सफलता भी मिली है। और इसी सफलता से प्रोत्साहित होकर मानव ने आज न केवल पृथ्वी की अतल गहराइयों से लेकर आकाश की अनंत ऊंचाइयों तक के रहस्यों को जाना है, बल्कि दृष्टि से ओझल तथ्यों को भी उजागर किया है। और वह ब्रह्मांड के अनेक अदृश्य जो रहस्य हैं उन उनके साथ भी मरणोपरांत के जो रहस्य हैं उन पर भी अनुसंधान करता आया है। प्रसिद्ध अगर भौतिक शास्त्री डेविड जो बाप है वो कहते हैं कि नई सृष्टि का अर्थ यह हुआ कि यह न ही पुराने क्रमों की नकल करती है और न ही उनकी मौलिक सच्चाई के विपरीत जाती है। वह पुराने जो हमारे रीति रिवाज हैं, पुरानी जो हमारी समझ है उसको नए संदर्भों में ढालती है। और इसके साथ साथ हमारे ज्ञान के जो आयाम हैं उनको विस्तृत करती है, मतलब वो हमारे जो ज्ञान के आयाम हैं उनको बढ़ाती है। इसलिए इन सब बातों से स्पष्ट हो जाता है कि भौतिक, आध्यात्मिक, कलात्मक या फिर जो हमारी बौद्धिक जो प्रगति है उसके लिए अनुसंधान जो है वो एक बहुत बड़ा माध्यम है। और यह अनुसंधान ही मानव की सहज जिज्ञासा का एक विकसित रूप है। अतः हम आज इस जो अनुसंधान है उसके बारे में कुछ जानेंगे और इसके बारे में कुछ चर्चा करेंगे। अनुसंधान जिसको हम शोध भी कहते हैं, खोज भी कहते हैं, अन्वेषण भी कहते हैं, गवेषण भी कहते हैं, सभी हिंदी में पर्यायवाची शब्द हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें मीमांसा की, अनुशीलन की, सर्वेक्षण की, आलोचना की, तो ये शब्द भी अनुसंधान के समीप हैं। अगर हम इनके जो ये जो शब्द हैं जितने सारे, इन सब शब्दों को मिलाकर आज जो अनुसंधान शब्द जो सर्वमान्य रूप में स्वीकार सबके द्वारा कर लिया गया है, तो शोध जो शब्द है लगभग इसी रूप में स्वीकृत है। शोध शब्द शुद्ध शोध ने धातु से बना है, जिसका अर्थ है कि किसी बहुमूल्य पदार्थ को मिले हुए अन्य पदार्थों से छांटना, उसको अलग करना। और अन्वेषण शब्द का अर्थ पीछे पड़कर खोजना है। यह अनु जमा इशना शब्द से बना है। इसका अर्थ है फिर से देखना, फिर से परखना, फिर से जानना। इसी में निष्ठा, गंभीरता, लक्ष्योन्मुखता का भाव नहीं है। गवेषण का अर्थ गाय को खोजना, जिसकी प्रयोग खोई हुई वस्तु की खोज में किया जाने लगा। मीमांसा शब्द जो है वो दर्शन शास्त्र का शब्द है, जो शोध के केवल चिंतन प्रधान बौद्धिक पक्ष पर ही बल देता है और एकाग्रता का इसमें थोड़ा सा अभाव रहता है। अनुशीलन शब्द में किसी विषय के विविध पक्षों पर या किसी एक पक्ष पर व्यक्तिगत रुचि के आधार पर अनुशीलन प्रस्तुत किया जाता है। सर्वेक्षण में भूमि नापने और घूम घूम कर सामग्री इकट्ठा करने का कार्य करने के कारण भूगोल जैसे विषयों से संबंधित है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि ये जो भिन्न भिन्न अनुसंधान के शब्द हैं इनके भिन्न भिन्न मतलब हैं। अनुसंधान का अंग्रेजी भाषा में पर्यायवाची शब्द है इन्वेस्टिगेशन, सर्वे, रिव्यू। तो इस तरह से अनुसंधान शब्द ही सर्वाधिक
वैज्ञानिक है और ये उपयोगी भी है। और इसके साथ साथ इसको सभी लोगों द्वारा मान भी लिया गया है, जिसमें अगर अनुसंधान का अगर हम बिल्कुल उपयुक्त अंग्रेजी शब्द निकालें तो रिसर्च, जो आज बहुत कॉमन हो चुका है और अनुसंधान के नाम से कम और हम रिसर्च के नाम से इसको फटाफट से जान जाते हैं। अब प्रश्न उठता है कि अनुसंधान या रिसर्च जो है इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई, इसका अर्थ क्या है। तो अगर हम एक जो दोहा है, जिन खोजा तिन पाया गहरी पानी बैठी हो बोरी ढूंढन गई रही किनारे बैठ। इसका मतलब क्या है कि जो हमें हमारे एक लक्ष्य को बांध कर और एक लक्ष्य को निश्चित करके पूर्ण एकाग्रता के साथ, पूर्ण धैर्य के साथ, पूरे परिश्रम के साथ हम अपने लक्ष्य की ओर जब अग्रसर होते हैं तो वही अनुसंधान है। जो अनुसंधान है इसके जो विशिष्ट रुचि, श्रम, धैर्य, त्याग, प्रतिभा और विद्वता की लंबी तपस्या इसमें निहित रहती है। बिना तपस्या के, बिना धैर्य के, बिना ज्ञान के, बिना रुचि के कोई भी अनुसंधान करना ना केवल कठिन है बल्कि यह असंभव भी है। तो इस तरह से अनुकूल परिणाम लेने के लिए हमें पूर्ण धैर्य के साथ, पूरी रुचि के साथ, पूरे त्याग के साथ, पूरे श्रम के साथ, पूरी प्रतिभा के साथ, पूरी विद्वता के साथ हमें अपना टॉपिक जिस पर हम विचार कर रहे हैं, जिस पर हम रिसर्च करना चाहते हैं, उस पर पूर्ण अपने आप को एकाग्र करके हमारी जो विद्वता है, हमारी जो नॉलेज है, हमारे जो मार्गदर्शक हैं उनकी जो नॉलेज है और उसमें उपयुक्त सामग्री की जो आवश्यकता है, उस सब को मिला के हमें इस कार्य में लग जाना होता है। अर्थात अगर हम यूँ कहें कि व्यवस्थित और उचित खोज जो है वो प्राप्त तथ्यों और सिद्धांतों का परिश्रम और पूर्ण अन्वेषण परीक्षण ही शोध है। रिसर्च शब्द के विषय में एक जगह ऐसा भी लिखा गया है अमेरिकी विश्वकोश में, बेसिक रिसर्च इज ए कंटिन्यूइंग सर्च फॉर न्यू नॉलेज, ए सिस्टमैटिक सर्च टू मीट द चैलेंज ऑफ द अननोन। अर्थात नूतन ज्ञान के लिए, नए ज्ञान के लिए निरंतर खोज आधारभूत अनुसंधान है और व्यवस्थित शोध द्वारा अज्ञात तथ्य की चुनौती का सामना करना ही शोध है। अतः अनुसंधान केवल नई विषय एवं वस्तु की खोज ही नहीं है, बल्कि इसमें अज्ञात जो चीज़ें हैं, अज्ञात होने वाले जो विषय हैं, वो भी इसकी खोज है, जिसे शोधक अपने व्यवस्थित कठोर तपस्या के द्वारा ज्ञात करता है। अब बात आती है परिभाषा की। अनुसंधान की परिभाषा क्या है? कठोर परिश्रम, विवेक, लगन, इन सब के आधार पर किसी महत्वपूर्ण तथ्य की नई व्याख्या प्रस्तुत करना ही अनुसंधान है। अगर हम यूं कहें कि अनुसंधान केवल नवीन तथ्यों की खोज तक ही सीमित नहीं है, बल्कि भूले हुए तथ्य को दोबारा प्रकाश में लाना और उस ज्ञान की श्रृंखला से जोड़ देना भी है। प्राचीन काल से ही मनुष्य ने सृष्टि के जड़ चेतन तत्वों के साथ संबंध में जो खोज की है, वह साहित्य, दर्शन, ज्योतिष विज्ञान आदि शास्त्रों की उपलब्धि भी बन गई है। मानव अपने चिंतन मनन स्वभाव से प्रेरित होकर कभी ज्ञात तथ्यों का समर्थन करता है और कभी उसकी नई व्याख्या प्रस्तुत करता है। यह सब आंकड़ों पर निहित होता है और बिना पता लगाए, बिना विद्वता के कुछ भी कह पाना संभव नहीं है। अतः हल करने की व्यवस्थित तथा तटस्थ प्रक्रिया का नाम ही शोध है।
अब प्रश्न उठता है कि जो शोध है या अनुसंधान है या रिसर्च है, उसका महत्व क्या है। आज जो हमारी विश्व की जितनी भी प्रगति हुई है, वह सुनिश्चित रूप से वैज्ञानिक और साहित्यिक अनुसंधान के फलस्वरूप ही हुई है। अतः मानव चेतना का उज्जवल और विजेता रूप आवश्यकताओं से प्रताड़ित होकर ही उभरता है। बिना आवश्यकता के तो मानव कुछ करता नहीं है। जब आवश्यकता आती है तभी वो कोई समस्या पर विचार करता है, तभी उस समस्या के समाधान खोजता है, तभी उस समस्या के आधार पर जो आंकड़े हैं उनमें वो जो है विचारभूत परिवर्तन करता है या उसके बारे में नया जानने की कोशिश करता है। और यह सब ज़रूरी भी है। आज अगर हम पश्चिमी देशों की प्रगति को देखें तो वो इसी अनुसंधान की साधना के कारण हुई है। और एशिया के देश जो अविकसित हैं या जो अर्ध विकसित हैं, उसका मूल कारण जो है वो शोध प्रवृत्ति की सत्यता एवं गंभीरता का अभाव होना ही है। क्योंकि जब हम शोध कार्य में निपुण हो जाते हैं तब भी हम कुछ नया कर पाते हैं। और आपने देखा होगा कि निरंतर जो आज की बढ़ती हुई शिक्षा है उसमें जो है शोध कार्यों पर बहुत ज़्यादा दबाव दिया गया है। और शोध कार्य को बढ़ावा देने के लिए शोध करने की जो आवश्यक जो पढ़ाई है वो भी ग्रेजुएशन के बाद कोई भी अगर शोध करना चाहे तो वो कर सकता है। तो ये इसीलिए हुआ है कि शोध को बढ़ावा मिल सके और शोध कार्य के लिए पीजी होना या स्नातकोत्तर होना कोई आवश्यक अंग अब रह नहीं गया है। शोध किसी तथ्य का जनक नहीं है। शोध तो किसी विषय या वस्तु के रहस्यों को और उसकी शक्तियों की रूपरचना को जानने का एकमात्र सहारा है। अगर हम साहित्यिक क्षेत्र में देखें तो शोधक की प्रतिभा या बौद्धिक जो निपुण्य है उसी के आधार पर शोध संभव हो पाता है। और शोध स्वयं तत्व नहीं है बल्कि तत्व का अनुसंधान है। और तत्व अनुसंधान का अर्थ है तत्व में निहित रचना तंत्र को उद्घाटित करना। अनुसंधान का मूल रूप जो है वो उसका अपना एक विशिष्ट महत्व होता है। सबसे पहले तो इसकी महत्ता जो है वो प्रामाणिकता की ओर जाती है। मानव जाति में निहित समस्त ज्ञान प्रधान जो है वो उसको प्रमाणिक दर्शाने के लिए शोध का अत्यंत ही महत्व है। क्योंकि आज का युग तो भाई वैज्ञानिक युग है, तो व्यक्ति बिना प्रमाण के किसी बात को यूं ही आत्मसात नहीं करता है। तो इसलिए प्रत्येक तथ्य की प्रामाणिकता की मांग जो है वो मनुष्य करता रहता है। और शोध का जो महत्व है वो प्रामाणिकता के कारण और भी बढ़ जाता है, जो आगे आने वाली पीढ़ी के लिए फलदायक सिद्ध होता है। कितनी ही अज्ञात बातें जो ज्ञान के नए क्षेत्र में उद्घाटित होती हैं और ज्ञान के नए नए महत्वपूर्ण क्षेत्रों के उद्घाटन के लिए अनुसंधान का बहुत ही ज़्यादा महत्व है। किसी भी प्रकार के अध्ययन में वैज्ञानिकता एवं विशिष्टता व विशेषज्ञता लाने के लिए अनुसंधान का बहुत ज़्यादा महत्व है। अगर हम बात करें संसार में व्याप्त अंधविश्वासों की, भावुकता की, मिथ्या तत्व की, तो इस संपूर्ण जगत से इन सब बातों को हटाने में अनुसंधान का बहुत ज़्यादा श्रेय है। और इस प्रकार के मिथ्या तत्व संसार को दीमक की तरह जो खाए जा रहे हैं, इस प्रकार के अंधाधुंध विश्वास को हटाने के लिए, इनके निवारण के लिए अनुसंधान ही कुछ कर सकता है। समाज के हर क्षेत्र में अपना नवीनीकरण पसंद करता है अनुसंधान। वह अपने जीवन में पुराने नियमों को उठाकर वैज्ञानिक नियमों में ढालना चाहता है, वो करता है अनुसंधान। सभी कार्यों में तर्क प्रस्तुत करते हुए आगे बढ़ता है, वो है अनुसंधान। इसलिए इस प्रकार की ज्ञान के क्षेत्र में नवीन व्याख्या प्रस्तुत करने के लिए अनुसंधान बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। अब अनुसंधान ज्ञान के क्षेत्र के साथ साथ समाज की भी वृद्धि करता है। ज्ञान के विकास और आनंद प्राप्ति के लिए इसका महत्व बहुत अधिक हो जाता है। तो यूं करके अगर हम यूं कहें कि अनुसंधान में सबसे महत्वपूर्ण जो बात है वो ज्ञान के प्रति मनुष्य के चिरकालीन जो इच्छाएं हैं उनको जागृत करना, उनकी पूर्ति करना और उसके ज्ञान का विकास करने का जो सुनहरा अवसर प्रदान करता है वो है अनुसंधान।
कार्य क्षमता में वृद्धि करता है। श्रम भार को कम करके कष्टों को दूर करने के लिए अनुसंधान बहुत ज़्यादा काम करता है। आपने देखा हो विज्ञान में जितनी प्रगति हुई है, अनुसंधान के द्वारा जितनी भी मशीनों का आविष्कार हुआ है, जितने भी नए नई नवीन तकनीकों का विकास हुआ है, उससे जो मानव के कार्य हैं वो बहुत ज़्यादा आसान हो गए हैं और समय की भी बहुत ज़्यादा बचत हुई है। आज अगर हम बात करें अनुसंधान की उपयोगिता की, तो बाह्य जगत की अथवा भौतिक जीवन की जो समृद्धि मात्र पर जो अनुसंधान की उपयोगिता है वह केवल निहित नहीं है। आंतरिक जगत के विकास की भी जो अपेक्षा रखता है उसमें भी अनुसंधान की उपयोगिता नजर आती है। और भौतिक जगत की उपेक्षा कर मात्र अंतर जगत का विकास करने से ही जीवन अपना जो है पार्थिव अस्तित्व खो बैठता है। अंतर जगत की अवगणना करके मात्र भौतिक विकास करने से मानव की बौद्धिक प्रतिभा और सृजनात्मक जो दक्षता है वह नष्ट हो जाती है और जीवन मानवीय आधार खोकर असंतुलित हो सकता है। तो दोनों क्षेत्रों के ज्ञान का विकास जो है वो जीवन के समग्र विकास के लिए अनिवार्य है। या हम यूं कहें कि समग्रता हर एक क्षेत्र में अनिवार्य है। बिना समग्र विकास के विकास को हम परिभाषित नहीं कर सकते हैं। कोई एक कमी भी रह जाती है तो हम विकास की श्रेणी में नहीं आते हैं। तो इस प्रकार से शोध को हम दो प्रकार से मान सकते हैं, अनुसंधान और प्रायोगिक अनुसंधान। जिस शोध से जीवन में प्रत्यक्ष भौतिक उपयोग नहीं होता है उसे केवल अनुसंधान मान सकते हैं। विज्ञान में जो विशुद्ध सैद्धांतिक शोध और दर्शन, इतिहास, साहित्य, सौंदर्य शास्त्र आदि के अधिकांश शोध इस तरह के होते हैं, उनमें प्रत्यक्ष उपयोग की गणना नहीं की जाती है, पर उनसे तथ्य और समग्र चिंतन प्रक्रिया की प्रेरणा हमें जरूर मिलती है। चिंतन प्रक्रिया किस ओर ले जाती है? अगर चिंतन प्रक्रिया हमें अच्छे की ओर ले जाती है तो उसके परिणाम अच्छे होते हैं, और अगर चिंतन प्रक्रिया बुरे की तरफ चल पड़ती है तो उसके परिणाम जरूर बुरे होंगे। इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है। गणित और विज्ञान में ऐसे अनेक शोध किए जाते हैं जिनका परिणाम वस्तुओं की मात्रा, आकार, शक्ति, रूप परिवर्तन आदि से संबंधित सिद्धांतों का ही आविष्कार होता है। परंतु साहित्य, कला, दर्शन, इतिहास आदि के शोधों में जिनका कोई प्रत्यक्ष लौकिक उपयोग दिखाई नहीं देता है और उन सब सौंदर्य मूलक तत्वों एवं जीवन मूल्यों का ज्ञान ही केवल होता है जिनको किसी जाति ने अपने अतीत की समस्त साधनाओं से संचित किया हो। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि साहित्य, कला, दर्शन, इतिहास आदि के शोधों को समझना पड़ता है। वो प्रत्यक्ष रूप से दिखाई नहीं देते हैं, उनमें झांकना पड़ता है, उनको समझना पड़ता है, और तभी वो हमें जो है अपने जो ज्ञान से अवगत कराते हैं या जो अनुसंधान जो हमने नया किया है उससे अवगत कराते हैं। ज़रूरत है उसको समझने की। अब बात आती है कि जो रिसर्च का स्टूडेंट है वो क्या करे, कैसे समझे। तो रिसर्चर को शुरू में ही अपनी रुचि और सुविधा के अनुसार किसी विषय को ले लेना चाहिए और उसका सामान्य अध्ययन करना चाहिए। विषय छात्र को स्वयं चुनना चाहिए। छात्र छात्रा जो भी है उसको अपनी रुचि का विषय होना चाहिए, या फिर अन्य विद्वानों के साथ परामर्श करके ऐसा वो विषय चुन सकता है जिसकी हमारे समाज को नितांत ही आवश्यकता हो, जिसमें अन्वेषण, अनुसंधान जो भी नया आएगा वो हमारी मानव जाति के लिए बहुत कुछ करेगा। तो ऐसा विषय भी अगर कुछ नज़र आता है तो उस पर भी हमें कार्य करना चाहिए। व्यापक अध्ययन करने वाला प्रतिभाशाली छात्र छात्रा स्वयं अपनी विषय का निर्णय करके ही उसको अपनी मानसिक प्रक्रिया स्वाभाविक रूप से उसको जो परिणाम होने से जो विशेष महत्वपूर्ण कुछ भी उसको दिखता है उसकी ओर अग्रसर होना चाहिए। और जब वह किसी अध्ययन को अपूर्ण और अस्पष्ट देखकर असंतुष्ट होता है तो तब उसकी चाह और ज़्यादा जाग उठती है और वही अनुसंधान की सशक्त प्रेरणा बन सकती है। अतः मौलिक विचार रखने वाले छात्रों को चाहिए कि उनकी जो दक्षता है
उसका वो परीक्षण करें और विषय चयन की स्वतंत्रता लें। और अनुसंधान का विषय कितना भी विशाल हो या कितना भी सीमित हो, यह तो मौके की बात है, दोनों में से कुछ भी हो सकता है। विषय की विशालता और अध्ययन की गहराई दोनों के बीच में संबंध माना जाता है। अतः हम जो रिसर्चर है उसको चाहिए कि वो विषय विस्तृत हो तो गहराई कम होगी, और अगर सीमित विषय होगा तो उसकी गहराई अधिक होगी। तो इस तरह से अत्यंत ही विशाल अनुसंधानों सभी लेखकों के सभी पहलुओं का विश्लेषण संभव नहीं हो पाता है। इसलिए सीमित विषय के शोध में ही भिन्न भिन्न प्रकार के अंशों और पहलुओं का अध्ययन की संभावना रहती है। तो विषय की जो विशालता है वो विषय के स्वरूप, शोध के उद्देश्य और शोधकार की दृष्टि, इन सब पर आधारित होनी चाहिए। कुछ छात्रों में विश्लेषण करने की क्षमता अधिक होती है, कुछ में कल्पनात्मकता ज़्यादा होती है, कुछ में सृजनात्मकता ज़्यादा होती है। कुछ छात्र बड़ी सावधानी से सामग्री का संचय करने की सब्र और धैर्य रखते हैं और कुछ नहीं रखते हैं। तो इन सब बातों को ध्यान में रखकर ही विषय का चयन करना चाहिए। और चाहिए कि जब हम शोध कर रहे हो, अनुसंधान कर रहे हो, तो रिसर्चर को चाहिए कि वो अपने गुणों की तरफ ना अग्रसर ना होके शोध के लिए उपयुक्त क्या है उस विषय में वो ध्यान दे, और जो शोध के लिए उपयुक्त हो केवल और केवल वही बात वो पूर्ण निष्ठा के साथ करे। अब बात आती है कि अनुसंधान से होगा क्या। अनुसंधान से मानव की उन्नति तो होती ही है, और मानव को उन्नत बनाने वाले सभी कार्यों को हम शोध भी नहीं मान सकते। सामान्य अनुभवों से, कुछ आकस्मिक घटनाओं से, कुछ थोड़े से कोशिश करने से, कुछ मूल प्रक्रियाओं से भी जीवन के विविध क्षेत्रों में उन्नति हुई होती रहती है। वो तो हम अनुसंधान में नहीं ले सकते हैं। तो अनुसंधान में बोधपूर्वक जो यत्न होता है, योजना अनुसार कार्य करके जो ज्ञात किया जाता है, केवल वही अनुसंधान कहलाता है। तो इस तरह से वैज्ञानिक विश्लेषण की दृष्टि होती है और निश्चित लक्ष्य की ओर सजग उन्मुखता होती है, जो उन अन्य क्रियाकलापों में नहीं होते हैं। क्योंकि अन्य बातों की जानकारी तो जो होनी होती है मनुष्य को, वो सहज ही प्राप्त कई बार हो जाती है और वो भी बहुत उपयोगी रहती है, लेकिन उसको हम अनुसंधान नहीं कह सकते हैं। अनुसंधान के लिए तो निश्चित लक्ष्य की ओर सजग होकर चलना ही होता है। तो इस तरह से जो क्रियाकलाप मानव की आकस्मिक या अप्रशिक्षित उन्नति होती है, या हम साधारण शब्दों में यूँ कहें कि जिसमें मानव को अचानक ही कुछ ज्ञान हो जाता है, तो उसको हम शोध नहीं कह सकते हैं। शोध की क्रिया विधियों में अधिक औपचारिकता लिए हुए होती है, अनुशासन लिए हुए होती है और आयोजन लिए हुए होती है। कहने का तात्पर्य क्या है कि अनुसंधान जो है वो सर्वाधिक वैज्ञानिक एवं उपयोगी है, और इसके लिए एक योजनापूर्ण कार्य करने की आवश्यकता होती है, एक लक्ष्य की ओर उन्मुख होने की आवश्यकता होती है, और बिना ज्ञान के, बिना बुद्धि के, बिना जो है अगर यूँ कहें कि बुद्धिजन जो हम नाम देते हैं, गाइड का नाम देते हैं, वो इसीलिए होता है कि जो छात्र छात्रा रहते हैं रिसर्च के, वो उस विषय में तो रिसर्च कर रहे होते हैं, लेकिन उनको अन्य रिसर्च चीज़ का इतना अनुभव नहीं होता है। तो जो अनुभवी व्यक्ति के मार्गदर्शन में जो एक विषय को लेकर, वो विषय समस्यात्मक भी हो सकता है, वो विषय खोजपूर्ण प्रकार का भी हो सकता है, वो किसी भी तरह का जो टॉपिक हो सकता है, उसमें विवेक पूर्ण जो है और लक्ष्योन्मुखी कार्य करके जो अनुसंधान किया जाता है, केवल और केवल वही अनुसंधान कहलाता है। तो इस तरह से घने जंगल में खोई हुई गाय को सारा घर ढूंढकर भी प्राप्त नहीं कर पाता है, और धीरे धीरे ये शब्द जो है सामान्य सा बन जाता है, और इसका प्रयोग भी चल पड़ा है कि खोज लो खोज लो। लेकिन खोज
तो अत्यंत ही साधारण और शब्द है, लेकिन अनुशीलन शब्द जो है वो अनुसंधान के निकट है और इसमें अनुसंधान जैसी जो है वो गंभीरता नहीं है। इसलिए किसी भी विषय के विविध पक्षों पर या एक पक्ष पर व्यक्तिगत रुचि के आधार पर कुछ सिद्धांतिक नियमों के आधार पर अनुशीलन जो प्रस्तुत किया जाता है, जिसमें सामान्य प्रवृत्ति अधिक रहती है, वो सर्वेक्षण शब्द प्रमुखतः भूगोल जैसे विषयों से संबंधित है और किसी विषय के बाह्यमुखी अध्ययन के लिए यह शब्द भी प्रचलित है। इसमें विषय की गंभीरता या भावात्मक जो गरिमा है वो उसके लिए ये उपयुक्त नहीं है, परंतु अनुसंधान के प्राय अंग्रेजी भाषा में इन्वेस्टिगेशन, सर्वे, रिव्यू आदि शब्द हैं और इनकी भी अपनी सीमाएं हैं। अनुसंधान शब्द ही सर्वाधिक वैज्ञानिक एवं उपयोगी है। अतः अनुसंधान के लिए जरूरी तत्व है एक अनुसंधानकर्ता, एक विषय की गंभीरता, जिसको गंभीरता से लिया गया हो, जिसकी उपयुक्तता हो और जो है विद्वान लोगों के मार्गदर्शन में उस विषय की गहराई से उसको जाना जाए और उसमें जो विषय समस्या को लिया गया है उसको वैज्ञानिक तथ्य